गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। सभी बच्चे स्वस्थ हैं? यस मैम। बहुत बढ़िया। तो बच्चों, हम क्या पढ़ रहे थे? अमरकांत द्वारा लिखी गई व्यंग्यात्मक कहानी दोपहर का भोजन। एक भाग तो मैंने आपको समझा दिया था। आज हम जो है दूसरा भाग पढ़ेंगे। ठीक है, पहले कहानी का छोटा सा रूप जान लेते हैं, उसके बाद अपने उस पर आते हैं। तो बच्चों, ये आपको पता ही लग गया है कि ये एक ऐसी कहानी है जो पूरी कहानी जो है दोपहर के भोजन के इर्द गिर्द घूमती है। इसमें दोपहर का भोजन जो है गरीबी से जूझ रहे एक मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है। ठीक है, जिसको भरपेट भोजन नसीब नहीं होता। इस कहानी में हमारे समाज में क्या व्याप्त है? गरीबी। उसको गरीबी को अमरकांत ने चिन्हित किया है और इस व्यंग्यात्मक कहानी में पूरा परिवार जो है संघर्ष से युक्त है। और फिर भी जो है इस कहानी की एक मुख्य पात्र है जो इस घर की गृहिणी है और मुंशी की पत्नी है। रामचंद्र और मोहन और प्रमोद की माँ है। कौन है वो? सिद्धेश्वरी। वो गरीबी को बिल्कुल जो है महसूस नहीं कराने देती कि घर की दशा या घर के हालात किस तरह के हैं। चलिए अब कहानी पढ़ते हैं। ठीक है, समझाती चल रही हूँ। हमने कल कहाँ से छोड़ा था बच्चों? यहाँ से छोड़ा था हमने कल। मोहन कटोरे को मुंह से लगाकर सुड़ सुड़ पी रहा था। ठीक है, कि मुंशी चंद्रिका प्रसाद जूतों को खस खस घसीटते हुए। कैसे घसीट रहे हैं बच्चों? क्योंकि जूते टूटे हुए हैं, साबुत तो जूते हैं ही नहीं ना, तो उन्हें बेचारे घसीटते हुए और राम का नाम लेकर चौकी पर बैठ गए। ठीक है बच्चों, क्या है वो? कहाँ बैठ गए हैं? चौकी पर बैठ गए। अब सिद्धेश्वरी ने जो है साड़ी जो है माथे से कुछ नीचे खींच लिए और मोहन जो है वो दाल को एक सांस में पीकर तथा पानी के लोटे को हाथ में लेकर तेजी से बाहर निकल जाता है। कौन निकल जाता है? मोहन। 2 रोटियां, कटोरा भर दाल तथा चने की तली तरकारी मुंशी चंद्रिका प्रसाद पीढ़े पर पालथी मारकर बैठे रोटी के एक एक ग्रास को इस तरह से चबा रहे थे जैसे बूढ़ी गाय जुगाली करती है। किस तरह से बताया लेखक ने कि वो एक एक ग्रास को धीरे धीरे इस तरह से चबा रहे थे जैसे बूढ़ी गायें जुगाली करती हैं। सुप्रभात मैम। सुप्रभात बेटा, सुप्रभात। उनकी उम्र 45 वर्ष के लगभग थी, किंतु 50-55 के लगते थे। कितनी थी आयु उनकी? 45 वर्ष। और कितने के लगते थे? 50-55 के। शरीर का चमड़ा झूलने लगा था, अर्थात लुड़ियाँ पड़ गई थी। गंजी खोपड़ी आईने की भांति चमक रही थी। गंदी धोती के ऊपर अपेक्षाकृत कुछ साफ बनियान तार तार लटक रही थी। देखो, बिल्कुल पूरी अच्छी तरह से शब्दों के द्वारा जो उनका पहनावा है मुंशी जी का, लेखक ने बहुत सुंदर ढंग से चित्रित किया है। मुंशी जी ने कटोरे को हाथ में लेकर दाल को थोड़ा सुड़कते हुए पूछा, बड़का दिखाई नहीं दे रहा है? सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आ रहा था कि उसके दिल में क्या हो गया है, जैसे कुछ काट रहा हो। क्यों? क्योंकि बेचारी हर से जो है झूठ बोलती है, एक दूसरे के बारे में किसी को गलत महसूस नहीं होने देती, क्योंकि उसकी जो है एक एक झूठ जो है 100 सत्यों के बराबर है। पंखे को जरा जोर से घुमाती हुई बोली, अभी अभी खाकर काम पर गया है। कह रहा था कि कुछ दिनों में नौकरी लग जाएगी, हमेशा बाबूजी बाबूजी किए रहता है। बोला, बाबूजी तो देवता के समान हैं। जबकि रामचंद्र ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। किसने कहा? सिद्धेश्वरी ने कहा। वो अपने मन से हर पूरे परिवार को संगठित परिवार को उसमें बांध कर रखना चाहती है, इसलिए वो प्रत्येक व्यक्ति से
कुछ न कुछ थोड़ा सा झूठ बोलती है जिससे दूसरे को मतलब बुरा ना लगे और इस तरह से सब जो एक दूसरे के प्रति प्यार बना रहे। मुंशी जी के चेहरे पर कुछ चमक आई। शर्माते हुए पूछा, ए क्या कहता है कि बाबूजी देवता के समान हैं? बड़ा पागल है। कौन कह रहा है? मुंशी जी, उसके पिताजी। सिद्धेश्वरी पर जैसे नशा चढ़ गया था, उन्माद की रोगिणी की भांति बड़बड़ाने लगी। उन्माद होता है किसी भी उसमें मस्त हो जाना आनंद से वो, और उसकी रोगिणी जो है उस रोग से युक्त वो है, बड़बड़ाने लगी। पागल नहीं है, बड़ा होशियार है। उस जमाने का कोई महात्मा है। मतलब कौन से ज़माने का? पुराने ज़माने का। मोहन तो उसकी बहुत इज्जत करता है, जबकि दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार नहीं है, क्योंकि मोहन की संगति गलत है। वो हमेशा घर में बाहर घूमता रहता है, जबकि बड़ा लड़का कुछ न कुछ काम करता है। आज कह रहा था भैया कि शहर में बहुत इज्जत है। कौन कह रहा था? मोहन कह रहा था। उसकी माँ कह रही है कि वो क्या कह रहा था कि मोहन की बहुत इज्जत है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं। अब देखिए, पढ़ने लिखने वालों में बड़ा आदर होता है और बड़का तो छोटे भाई पर जान देता है। दुनिया में वह सब कुछ सह सकता है, पर यह नहीं देख सकता कि उसके प्रमोद को कुछ हो जाए। प्रमोद अर्थात उसका सबसे छोटा भाई जो बीमार है। मुंशी जी दाल लगे हाथ को चाट रहे थे। उनके सामने की ताक की ओर देखते हुए कुछ हंसकर कहा, बड़का का दिमाग तो खैर काफ़ी तेज़ है। अब जो है पिताजी भी बेटे की प्रशंसा करने लगे। वैसे लड़कपन में मतलब बालपन में बड़ा ही नटखट हुआ करता था, हमेशा खेल कूद में लगा रहता था, लेकिन यह भी बात थी कि जो सबक उसे याद करने के लिए मिलता था उसे वो बखूबी अच्छे से समझकर याद कर लेता था। असल तो यह है कि तीनों लड़के काफ़ी होशियार हैं। अब पिता जो है अपने तीनों बालकों की प्रशंसा कर रहे हैं। क्या प्रमोद को कम समझती हो? प्रमोद जो छोटा बालक है, बीमार है, उसके बारे में कहती हो, क्या प्रमोद को तुम कम समझती हो? है कहकर वह अचानक जोर से हंस पड़े। मुंशी जी 1.5 रोटी खा चुकने के बाद एक ग्रास से युद्ध कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था ऐसी दशा है पूरे मध्यम वर्गीय की, गरीबी की जूझते हुए परिवार की एक कहानी है कि सिर्फ उनके पास 2 रोटी के अलावा एक व्यक्ति के भोजन में और कुछ भी नहीं है। 1.5 रोटी खा चुके हैं, अब उन्हें पता है कि भूख अभी बाकी है, लेकिन भूख को मिटाने के लिए रोटी नहीं है। अब वो एक एक ग्रास से युद्ध कर रहे थे, मतलब बहुत धीरे धीरे, जैसे युद्ध करके वो करते हैं उसी तरह से वो एक एक ग्रास को उठा रहे थे। कुछ कठिनाई होने पर गिलास का पानी चढ़ा गए और फिर खर खर खांस कर मतलब खांसने लगे। जिस खांसी उठ जाती है ना, तो फिर चुप्पी छा गई। दूर से किसी आटे की चक्की की फुक 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 आवाज़ सुनाई दे रही। जैसे आटे की चक्की चलती है ना बच्चों, तो उसकी आवाज़ आती है, जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो इस तरह की थी, जैसे वो बोलती फुक 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 फुक। और पास के नीम के पेड़ पर बैठा कोई पंडुक लगातार बोल रहा था। क्या बोल रहा था? पंडुक एक पक्षी होता है जो कबूतर के समान मैंने बताया था। उसकी चोंच पीले रंग की होती है, वो काले रंग का और बहुत बारी सफ़ेद रंग का भी पक्षी होता है। सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वह चाहती तो सभी चीज़ें ठीक से पूछ ले, सभी चीज़ें ठीक से जान ले और दुनिया की हर चीज़ को पहले की तरह धड़ल्ले से बात करे, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसके दिल में एक भय समाया हुआ था। अब मुंशी जी इस तरह चुपचाप दुबके हुए खा रहे थे जैसे पिछले 2 दिनों से मौन व्रत धारण कर रखा हो और कहीं जाकर आज शाम को तोड़ने वाले हों। मतलब इस तरह से वो दिखावा कर रहे थे कि उन्होंने जैसे मौन व्रत कर रखा हो, आज उसे व्रत को तोड़ने वाले हैं। सिद्धेश्वरी से रहा नहीं गया, बोली, मालूम होता है आज बारिश नहीं होगी। देखो, उसने उस मौन को, उस चुप्पी को तोड़ा है एक नए सिरे से बात को शुरू करके। क्या कहा? आज बारिश नहीं होगी। मुंशी जी एक क्षण के लिए इधर उधर देखा, फिर निर्विकार स्वर में राय दी, मक्खियाँ बहुत हो गई हैं। उन्होंने उधर उस जवाब को ने देकर मक्खियों की तरफ इशारा कर दिया। सिद्धेश्वरी ने उत्सुकता प्रकट की, फूफा जी बीमार है, कोई समाचार नहीं आया। अब फिर बात उन्होंने क्या कर दी बच्चों? फिर बात को घुमा डाला। मुंशी जी चने के दानों को इस दिलचस्पी से दृष्टिपात किया जैसे उनसे बातचीत करने वाले हों। फिर सूचना दी, गंगा शरण बाबू की लड़की की शादी तय हो गई, लड़का MA पास है। क्या कहा उन्होंने?
कि लड़का क्या है, एमए पास। सिद्धेश्वरी हठात से चुप हो गई। मुंशी जी आगे कुछ नहीं बोले और उनका खाना समाप्त हो चुका था। वे थाली से बचे हुए दानों को बंदर की तरह बीन रहे थे। सिद्धेश्वरी ने पूछा, बड़का की कसम एक रोटी देती हूँ, अभी बहुत सी हैं। देखो क्या कहा उन्होंने, बात को घुमा दिया ना कि अभी रोटी बहुत सी हैं। अब आप परेशान मत हो, आप कभी ये सोच रहे हो कि रोटी और नहीं है, तो उस बात को उन्होंने घुमाते हुए कहा कि अभी रोटी और है। मुंशी जी ने पत्नी की तरफ अपराधी के समान और रसोई की तरफ कनकी मारकर देखा। तत्पश्चात किसी घुटे उस्ताद की भांति बोले, रोटी रहने दो, पेट भर चुका है। अंदर से भूख है, लेकिन बाहर क्या दृष्टि दिखा रहे हैं कि उन्हें भूख बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने रसोई की तरफ उन्होंने निहार कर देख लिया है। अब देखिए क्या कहा, अन्न और नमकीन चीज़ों की तबीयत ऊब गई है, तुमने व्यर्थ ही कसम धरा दी। खैर, कसम रखने के लिए गुड़ होगा क्या? सिद्धेश्वरी ने बताया कि हंडिया में थोड़ा सा गुड़ है। मुंशी जी उत्साह के साथ कहा, तो थोड़े गुड़ का ठंडा रस बनाओ, पीऊँगा। तुम्हारी कसम भी रह जाएगी और जायका भी बदल जाएगा, कि तुम्हारी कसम जो तुमने दे दी वो भी रह जाएगी और मेरी जो है खाने का स्वाद वो भी बदल जाएगा। और दूसरा क्या है कि जो मेरी भूख है, जो किसकी भूख है, मुंशी जी की भूख है, वो भी ख़त्म हो जाएगी। हाँ, खाते खाते नाक में दम आ गया और वो जो है ठहाका मारकर हंस लें। मुंशी जी के निबटने के पश्चात सिद्धेश्वरी उनकी झूठी थाली लेकर चौकी की ज़मीन पर बैठ गई। बटलोई की दाल को कटोरे में उड़ेल दिया, पर पूरा नहीं भरा था, कि वो बहुत ही थोड़ी दाल रह गई थी और जो तरकारी बची थी और एक ही रोटी बची थी, उसमें केवल मोटी, और वो रोटी कैसी थी, भद्दी और जली हुई थी। झूठी थाली में रखने जा रही थी, अचानक उसे अपने ओसारे में सोए प्रमोद की ओर आकर्षित हो गया। उसने लड़के को कुछ देर एकटक बिना पलक झपकाए देखा और फिर रोटी के 2 बराबर टुकड़ों में विभाजित कर लिया। देखो माँ ने, सिद्धेश्वरी ने क्या किया बच्चों, अपने बड़े लड़के को भी 2 रोटी खिलाई, मोहन को भी 2 खिलाई, अपने पति को भी खिलाई, लेकिन उसके और प्रमोद के लिए कितनी रोटी बची, कितनी बची बच्चों, एक ही रोटी बची ना। और उसमें भी उसने क्या किया, उसको भी विभाजित कर दिया 2 भागों में। आधा उसने प्रमोद के लिए रख दिया और आधे को खुद उसने ले लिया। उसने झूठी थाली में रख लिया। तदुपरांत 1 लोटे पानी लेकर बैठ गई। 1 लोटा पानी लिया और उसने पहला ग्लास मुंह में रखा और तब न मालूम कहाँ से उसकी आंखों से आंसू टप टप चूने लगे। सारा घर मक्खियों से भनभना रहा था। आंगन की अलगनी पर एक गंदी साड़ी टंगी हुई थी, जो एक पहले बच्चों अलगनी वो होती है कि घर में आजकल की तरह अलमारियाँ नहीं होती थी, रस्सी बांध दी जाती थी और उसी पर ही कपड़े टांगे जाते थे, जिसमें कई पैबंद लगे हुए थे, कई टाँकियाँ। साड़ी की ऐसी दशा थी, देखो लेखक ने जो सिद्धेश्वरी है उसकी साड़ी का पूरी अच्छी तरह से वर्णन किया है कि बिल्कुल साड़ी जो टंगी हुई थी उसमें बहुत सारी पाबंदियाँ लगी हुई थी, पैबंद लगे हुए थे, टाँकियाँ लगी हुई थी, जोड़ तोड़ कर रखे थे। दोनों बड़े लड़कों का कहीं पता नहीं था, दोनों लड़के घर से बाहर जा चुके थे। बाहर की कोठरी में मुंशी जी औंधे मुँह होकर निश्चिंत होकर सो रहे थे, जैसे 1.5 महीने पूर्व मकान किराया नियंत्रण विभाग की क्लर्की से छटनी न हुई। और शाम को देखो उनसे पता भी लग गया है कि वो कहाँ किस विभाग में काम कर रहे हैं, नियंत्रण विभाग, ठीक है, उसमें क्लर्क के उस पर पद पर नियुक्त थे। और शाम को उनको काम की तलाश में कहीं जाना न हो, वो इस तरह से निश्चिंत होकर सो रहे थे। कौन सो रहा था? मुंशी जी। ठीक है बच्चों, मुझे लगता है कि मेरे प्यारे बच्चों को कहानी जो है बहुत अच्छे से समझ आ गई ना। अब जो है मैं आपसे प्रश्न कर रही हूँ, ठीक है, आप मुझे अब बताएंगे। प्रश्न कर रही हूँ मैं, पहला प्रश्न करूँ बच्चों?
सिद्धेश्वरी ने अपने बड़े बेटे रामचंद्र से मंझले बेटे मोहन के बारे में झूठ क्यों बोला? क्या कोई बच्चा बता सकता है? हैं? बताइए बताइए। बच्चों, जब रामचंद्र जो है घर में खाना खाने के लिए आ जाता है तो वो अपनी माँ से पूछता नहीं है कि मोहन कहाँ है, पूछता है ना। लेकिन माँ को कुछ नहीं पता होता कि मोहन कहाँ गया है, क्योंकि मोहन की संगति जो है अच्छे बच्चों के साथ नहीं है। फिर भी माँ जो है क्या कहती है कि किसी लड़के के यहाँ पढ़ने गया है, आता ही होगा, उसका दिमाग बहुत तेज़ है, 24 घंटे उसकी तबीयत पढ़ाई में लगी रहती। क्या कहती है माँ? देखो झूठ बोल रही है माँ। क्यों? क्योंकि उसको परिवार को संगठित रखना है। एक दूसरे की अगर वो स्पष्ट बोल देगी तो परिवार में क्या होगा? लड़ाई झगड़ा होगा और परिवार जो है बिखर जाएगा, टूट जाएगा। और क्या कहती है कि वो हमेशा तुम्हारे बारे में ही तुम्हारी बात करता रहता है कि मेरा बड़ा भाई जो है बहुत अच्छा है, तारीफ करता रहता है। ठीक है बच्चों। और जो है ऐसी स्थितियां उपज रही हैं कि सिद्धेश्वरी पूरा परिवार जो है गरीबी से जूझ रहा है, लेकिन फिर भी जो है वो परिवार के सभी सदस्यों को एक दूसरे के साथ बांध कर रखना चाहती है। और सिद्धेश्वरी जो है पूरी कहानी में अपनी गरीबी को कहीं भी महसूस नहीं करने देती। परिवार के किसी भी सदस्य को, किसी के भी सदस्य के सामने ये नहीं कहती कि बस 2 ही रोटी हैं और रोटी नहीं है। उसने देखो कभी नहीं बोला। वो हमेशा ये पूछती है, क्योंकि बच्चों को सबको घर की दशा, घर के हालात सभी को मालूम है, लेकिन फिर भी वो पूछती है कि नहीं, अभी बड़ा 2 रोटी, एक ही रोटी खा कर गया है, 1 रोटी और ले लो। लेकिन घर में आप सबको पता लग गया घर में रोटियां कितनी हैं। सभी बच्चे वाकिफ़ है ना कि घर में कितनी रोटियां हैं। अंत में जो है माँ के लिए क्या बचा? सिद्धेश्वरी के लिए कितनी रोटी बची? 1 बची थी, उसमें से भी उसने 2 भागों में विभाजित किया, आधा प्रमोद के लिए और आधा टुकड़ा ही उसके नसीब में। उसको कितनी रोटी नसीब हुई? आधी रोटी ही तो हुई। तो सिद्धेश्वरी के माध्यम से एक दूसरे परिवार के सदस्यों की जो जानने की जिम्मेदारी है वो सभी सिद्धेश्वरी से पूछ रहे हैं। सभी किससे पूछते हैं? माँ से ही तो पूछ रहे हैं, सिद्धेश्वरी से पूछते हैं। बड़ा बेटा जो है वो गरीबी से लड़ने की कोशिश कर रहा है, वो प्रूफ रीडर है, वो और भी काम की तलाश में घूम रहा है। और मंझला बेटा जो है वो कैसा है? उसकी संगति ठीक नहीं है, वो परिवार की कोई जिम्मेदारी महसूस नहीं कर रहा। बड़का जो बेटा है वो परिवार की गरीबी की जिम्मेदारी महसूस कर रहा है, तभी तो नौकरी की तलाश में घूम रहा है ना बच्चों। हेलो, अब वास्तविक दिशा पूरे परिवार की जो है सभी जानते हैं। परिवार का प्रत्येक सदस्य जो है, हर सदस्य जो है परिवार की जो गरीबी है उससे वाकिफ़ है। और ऐसे कठिन समय में जो सिद्धेश्वरी है वो किसी को दुखी नहीं देखना चाहती, इसलिए वो अपने बड़े बेटे से मंझले बेटे मोहन के बारे में झूठ बोलती है। एक और प्रश्न समझा दूं बच्चों मैं आपको, समझ आ गया बच्चों? बोलो ना। अच्छा, एक और प्रश्न समझाती हूँ। कहानी में सबसे बड़े जीवंत पात्र के चरित्र की दृढ़ता का उदाहरण बताइए। इस कहानी में बच्चों 5 पात्र आपको सबको पता लग गया है। सिद्धेश्वरी है, मुंशी जी हैं, रामचंद्र है, मोहन है और प्रमोद। ये सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं। मुंशी जी और उनकी पत्नी जो है सिद्धेश्वरी, पति पत्नी हैं। उनके 3 लड़के हैं, 3 पुत्र हैं ना। और जो हमारा एक भारतीय परिवार है वो आपने देखा होगा, एक संगठित उसमें रहता है। आजकल तो एकल परिवार की कहानी बन चुकी है। पहले संयुक्त परिवार रहते थे जिसमें दादी दादा, ताऊ ताई, चाचा चाची, परिवार के बहुत सारे सदस्य होते थे। लेकिन ये परिवार कैसा है?
क्या संयुक्त परिवार कहेंगे, हम इसे एकल परिवार कहेंगे? हम इसे एकल परिवार कहेंगे। और ये ऐसे मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है जो आर्थिक स्थिति से जूझ रही है, गरीबी है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो है इस आर्थिक स्थिति का प्रभाव जो है सबसे ज़्यादा किस पर पड़ रहा है? सिद्धेश्वरी पर, क्योंकि वो इस कहानी की सबसे जीवंत पात्र है। कौन है इस कहानी की जीवंत पात्र? सिद्धेश्वरी। परिवार के सभी सदस्य को अपने अपने हिस्से का खाना देती है और अपने आप वो क्या करती है, लेकिन उसके पास खाने का हिस्सा भी नहीं है, फिर भी वो परेशान और किसी को अपनी भूख के बारे में किसी को महसूस नहीं होने देती। भूख लगती है, क्या करती है? लोटा भर पानी पी जाती है। देखा ना, अपने कहानी में पढ़ा सुना। और सिद्धेश्वरी अपनी पीड़ा अपने पति, अपने बेटे, किसी के सामने भी प्रदर्शित नहीं करती, किसी के सामने भी अपनी दशा को व्यक्त नहीं करती। उसकी कैसी स्थिति है, क्या है? वो अपने आँखों में जो आंसू आते हैं वो अकेले बहा लेना चाहती है। वो किसी के सामने अपने आँखों के आंसू भी दिखाना नहीं चाहती है। वह कोशिश करती है कि मैं इस परिवार को क्या करूं, संगठित रखूं, एक दूसरे के प्रति एक दूसरे की गलत भावना जागृत न होने दूं, सभी को एक सूत्र में बांध कर रखूं। और इस कहानी की सबसे जीवंत पात्र कौन है? सिद्धेश्वरी है। ठीक है बच्चों, इतना समझ आ गया? नमस्कार बच्चों, ठीक है। Yes, ma'am.